मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के मामले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा चौतरफा संकट में घिरते जा रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद और जमीन कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर जाकर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ किया कि उनका दर्द छलककर सामने आ गया। आयकर विभाग की पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि कोई टैक्स चोरी नहीं हुआ और उनका कारोबार पूरी तरह से पारदर्शी है। आईटी विभाग की छापेमारी और पूछताछ के बारे में वाड्रा ने कहा कि मेरे ऑफिस से 23,000 दस्तावेज जांच एजेंसी ले गई। मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनके पास है और हर सवाल का मैंने स्पष्ट जवाब दिया। मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं किया। आयकर विभाग ने सोमवार और मंगलवार को इनकम टैक्स के दफ्तर में वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए आईटी कार्यालय जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में इनकम टैक्स की टीम पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा के घर ही पहुंच गई और पूछताछ कर उनका बयान रिकॉर्ड किया। आयकर विभाग द्वारा बार बार किए जा रहे पूछताछ पर सवाल उठाते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वे अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हर गतिविधियों पर केंद्र को शक है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं ताजमहल भी जाऊं तो उन्हें लगता है कि मैं ताजमहल खरीदने के लिए वहां गया हूं। सरकार कई मुद्दों पर घिरी है, वे मुद्दों को भटकाने के तरीके ढूंढते हैं। असल में आयकर विभाग की टीम ने 5 जनवरी 2021 को लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर बेनामी संपत्ति मामले में पूछताछ की थी। ब्रिटेन में कथित तौर पर कुछ अघोषित आय रखने के आरोप में वाड्रा आयकर विभाग की जांच के दायरे में है। प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ इन आरोपों की जांच कर रहा है। पेशे से कारोबारी वाड्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों और कुछ भी गलत करने से इनकार किया। कांग्रेस ने कुछ महीने पहले कहा था कि वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने कम दाम में बीकानेर में जमीन खरीदी, जिसे आगे अधिक दाम में बेचकर मुनाफा कमाया। इसी से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में संपत्ति की खरीद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वाड्रा पर ब्रायनस्टन स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत का मकान खरीदने का आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत में खरीदी गई 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इस प्रॉपर्टी के कथित रूप से मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। हालांकि वाड्रा इससे इनकार करते हैं। उन्होंने भारत के बाहर किसी भी संपत्ति को खरीदे जाने से इनकार किया था। जांच एजेंसी इस केस में फरार संजय भंडारी की भूमिका को भी संदिग्ध मानती है। विदेश में रह रहे संजय भंडारी कभी आईटी या ईडी की जांच में शामिल नहीं हुए हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के करीबी नेता शशि थरूर ने गणतंत्र दिवस समारोह को रद्द करने की सलाह दे डाली। शशि थरूर का कहना है कि जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई मुख्य अतिथि ही नहीं होगा, ऐसे में समारोह का क्या मतलब। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि अब जब इस महीने होने वाली बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोविड की दूसरी लहर के कारण रद्द कर दी गई है और हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है, तो ऐसे में एक कदम आगे क्यों न जाएं और जश्न को पूरी तरह से रद्द कर दें। इस बार परेड के लिए लोगों को बुलाना गैर जिम्मेदाराना होगा। थरूर के इस ट्वीट पर लताड़ लगाते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, आप राहुल गांधी के उत्सव पर ध्यान दीजिए, कहीं एक और विदेशी की गुलामी न करनी पड़े। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि शशि जी, राहुल गांधी के उत्सव पर ध्यान दीजिए, देश के उत्सव को कैंसिल कराने की साजिश मत कीजिए। गणतंत्र दिवस तो मनाया जाएगा, उसकी चिंता छोड़िए। आपके राजवंश का अंकुर जो मनीला में उत्सव मना रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, कहीं एक और विदेशी की गुलामी आप सबसे करवाने की तैयारी में ना लगा हो। शशि थरूर के इस बयान के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने शशि थरूर के इस साल गणतंत्र दिवस समारोह को रद्द करने के बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हों, तो लोकतंत्र का उत्सव धूमधाम के साथ मनाने की जरूरत है। ऐसे में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं, तो लोकतंत्र का उत्सव धूमधाम के साथ मनाने की जरूरत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द होने के बाद थरूर ने कहा था कि मुख्य अतिथि नहीं आने की स्थिति में इस बार क्यों न गणतंत्र दिवस समारोह को रद्द कर दिया जाए।
थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पार्टी के आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस का मानना है चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, दोनों ही हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक पर्व हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरह से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में इस तरह के राष्ट्रीय पर्वों को बढ़ चढ़ कर मनाते हुए हमें शपथ लेनी है कि हम अपने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, अब जब इस महीने बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोविड की दूसरी लहर के कारण रद्द कर दी गई है, अब गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं है, फिर समारोह को पूरी तरह से रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा, श्रीमान थरूर, रिपब्लिक डे परेड महज जश्न नहीं है जिसे रद्द कर दिया जाए। पात्रा ने पलटवार में राहुल गांधी को भी समेट लिया। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी अपने जश्न को रद्द नहीं कर सकते थे? राहुल तो अक्सर टूर पर जाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि रिपब्लिक डे परेड को रद्द कर दिया जाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना के स्ट्रेन से पैदा हुए संकट के चलते 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर अपना दौरा रद्द करने का फैसला किया और इसके लिए खेद जताया। भारत सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। मौजूदा वक्त में ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के हाथों लगातार मात खा रही शिवसेना ने अब राज ठाकरे पर डोरी डालना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की दीवार को पिघलाने का फैसला उद्धव ठाकरे ने किया ताकि राज ठाकरे शिवसेना के प्रति नरमी बरते। इस सिलसिले में उद्धव सरकार ने राज ठाकरे को 24 साल पुराने मामले में राज्य सरकार छूट देने का फैसला कर चुकी है। 24 साल पहले राज ठाकरे ने मुंबई में दिवंगत माइकल जैक्सन का एक कॉन्सर्ट करवाया था, जिसका टैक्स भरने का मामला बीते 24 सालों से लंबित था। साल 1996 में तत्कालीन शिवसेना सरकार ने इस म्यूजिकल कंसर्ट मामले में टैक्स छूट का प्रावधान किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन तब शिव उद्योग सेना के मुखिया और मौजूदा मनसे चीफ राज ठाकरे ने किया था। हालांकि उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सरकारी फैसले पर रोक लगा दी थी। अब जबकि शिवसेना एक बार फिर से सत्ता पर काबिज है, तब राज्य सरकार ने यह तय किया कि इस छूट को दिया जाए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये कॉन्सर्ट तत्कालीन शिव उद्योग सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आयोजित किया था। मौजूदा समय में राज ठाकरे शिवसेना छोड़ चुके हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष हैं। पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट 1 नवंबर 1996 में मुंबई में आयोजित किया गया था। मुंबई आने पर माइकल जैक्सन दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के घर मातोश्री भी गए थे। उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कॉन्सर्ट को करवाने वाले आयोजक विजक्राफ्ट इंटरनेशनल 3 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि को वापस ले सकते हैं, जिसे उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद अदालत के खजाने में जमा करवाया था। इतने बड़े म्यूजिक स्टार के साथ उस समय ये राज ठाकरे के लिए भी पहला और सबसे बड़ा इवेंट था। जब ये आयोजन किया गया था तब इसका नाम क्लासिकल शो रखा गया था। तत्कालीन शिवसेना ने इस प्रोग्राम के लिए रेड कारपेट बिछवाया था और टैक्स में छूट देने की बात कही थी। शिवसेना ने तब कहा था कि इस कार्यक्रम से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसे शिव उद्योग सेना की तरफ से चैरिटी में इस्तेमाल किया जाएगा। उस वक्त विपक्षी दलों ने शिवसेना की जमकर खिंचाई की थी और कहा था कि पॉप म्यूजिक को बढ़ावा देने के इस प्रोग्राम से भारतीय संस्कृति का क्या लेना देना है। बाद में ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 13 अप्रैल 2011 अदालत ने इस मामले को लेकर फटकार भी लगाई थी और टैक्स में छूट देने के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया था। इस मामले को मुंबई ग्राहक पंचायत अदालत में भी लेकर गई थी। तब अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनते हुए मामला राज्य सरकार के पास वापस भेज दिया था और ये कहा था कि कानूनी रूप से सरकार तय करे कि इस मामले में विजक्राफ्ट को छूट दी जा सकती है या नहीं। दस्तावेजों की कमी की वजह से धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता चला गया। सरकार ने बताया कि साल 2012 के दौरान मंत्रालय में लगी आग में कई अहम दस्तावेज जल चुके हैं। इस मामले में 2018 में भी राजस्व विभाग ने सुनवाई की थी, जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी। फिलहाल मौजूदा सरकार में राजस्व मंत्रालय कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने भी ये कहा है कि 1996 में शिवसेना सरकार द्वारा लिया गया फैसला कानूनी रूप से सही था। मामले को अदालत तक ले जाने वाली मुंबई ग्राहक पंचायत ने कहा कि मनोरंजन कर कानून 1923 के मुताबिक पॉप म्यूजिक को टैक्स में छूट नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा तब शिव उद्योग सेना भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चैरिटी कमिश्नर कार्यालय में पंजीकृत नहीं थी। विजक्राफ्ट के बिंदुओं को सही मानते हुए सरकार ने कहा ये म्यूजिक कॉन्सर्ट
छूट टैक्स में छूट देने की श्रेणी में आता है। इसलिए सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये छूट दी थी। The report, News of India. दिल्ली की सीमाओं पर महीने भर से भी ज्यादा समय से 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी और किसान आंदोलन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उत्पन्न हुई तबलीगी जमात जैसी स्थिति बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या आंदोलन में किसान कोरोना संक्रमण के प्रसार के खिलाफ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ा सकता है। barandbench.com की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार से कोर्ट को यह भी अवगत कराने के लिए कहा गया कि आंदोलन स्थलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस S.A. बोपन्ना और V. सुब्रमण्यम भी शामिल थे। बेंच की ओर से जम्मू कश्मीर की वकील सुप्रिया पंडित द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता ने हजारों लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होने को लेकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि वो पिछले साल निजामुद्दीन मरकज में आयोजित धार्मिक आयोजन से बढ़े कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में मरकज के प्रमुख मौलाना साद को भी गिरफ्तार करने में नाकाम रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके ये बताने को कहा कि किसान आंदोलन स्थल पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले कोर्ट दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर चुकी है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के हाथों चल रहे किसान आंदोलन की वजह से कोरोना के प्रसार का खतरा बढ़ा है, लेकिन आंदोलन के बहाने सियासी रोटियां सेकने वाले नेताओं को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन और केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। CJI ने कहा कि कोर्ट नए कृषि कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये याचिका वकील ML शर्मा ने दाखिल की है। याचिका में वकील ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानून को खत्म करने की मांग की है। याचिका में ये कहा गया है कि नए कृषि कानून कॉर्पोरेट के हितों को प्रमोट करने वाले और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हजारों किसान बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। ये गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार किसानों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन ये सभी बेनतीजा रही हैं। 7वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के कानून वापस लेने की जिद पर अड़े रहने की वजह से कोई नतीजा नहीं निकल सका। तोमर का कहना है कि हम लोग चाहते थे कि किसान नेता तीनों कृषि कानूनों के एक क्लॉज पर बात करें, हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकें, क्योंकि किसान नेता कानून को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए थे। दरअसल केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून को लेकर आई, जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडार सीमा खत्म करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून मंडी सिस्टम और पूरी खेती को प्राइवेट हाथों में सौंप देगा। The report, News of India. मोदी शाह से बैर नहीं, ममता तेरी खैर नहीं। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों और नेताओं के एक के बाद एक उठ रहे बागी सुरों का यही मतलब है शायद। ममता सरकार के मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला के पद से इस्तीफा देने के बाद अब जगमोहन डालमिया की बेटी और TMC विधायक वैशाली डालमिया ने पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। लक्ष्मी रतन शुक्ला के खेल राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद वैशाली ने पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं हर किसी के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो हमें काम करने नहीं देते। हमें अपमानित किया जा रहा है। हम सम्मान के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिलता। लक्ष्मी रतन के बारे में वैशाली ने कहा कि मैं उन्हें 20 साल से जानती हूँ, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर काम नहीं करने दिया जाए तो क्या किया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व सब कुछ जानता है। मुझे बुरा लगता है जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे कीड़े की तरह खा रहे हैं। क्या वे बेईमानी नहीं है? अगर पार्टी ने अब कार्रवाई नहीं की तो लोग पार्टी पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने लक्ष्मी रतन और वैशाली के बारे में कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें सम्मान के साथ जगह दी है, लेकिन वे आज और बात कर रहे हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले वैशाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा बाहरी कहे जाने पर कड़ी आलोचना की थी। दूसरी तरफ टीएमसी विधायक लक्ष्मीरतन शुक्ला अपने एक ट्वीट के कारण सुर्खियों में रहे। इस ट्वीट में उन्होंने एक पेंटिंग शेयर करते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का आभार व्यक्त किया और एक सच्चे नेता और कैप्टन की परिभाषा कही। अपने ट्वीट में लक्ष्मीरतन शुक्ला ने लिखा कि एक सच्चा नेता, कप्तान न सिर्फ खुद खेलता है बल्कि अपनी पूरी टीम को भी खेलने योग्य बनाता है। लक्ष्मीरतन शुक्ला के इस ट्वीट के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके सहारे शुक्ला ने ममता बनर्जी पर तंज किया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की बीजेपी के साथ नजदीकियां जग जाहिर हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पेंटिंग के जरिए लक्ष्मीरतन नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? लक्ष्मीरतन शुक्ला ने मंगलवार को कैबिनेट पद से इस्तीफा भी दे दिया था। वह पश्चिम बंगाल सरकार में खेल और युवा राज्य मंत्री थे। उनके इस्तीफे को सौरभ गांगुली से जोड़कर देखा जा रहा था। लक्ष्मीरतन शुक्ला बंगाल से पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। वह भारतीय टीम के लिए मैच भी खेल चुके हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों पर लक्ष्मीरतन शुक्ला की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, लेकिन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि लक्ष्मी ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि वे अपने खेल पर ध्यान देना चाहते हैं। लक्ष्मीरतन शुक्ला 2016 में राजनीति में शामिल होकर टीएमसी के टिकट से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने हावड़ा उत्तर सीट से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने खेल राज्य मंत्री का पदभार संभाला। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ और उनके घर को अवैध निर्माण बताने के बाद उद्धव ठाकरे सोनू सूद के पीछे पड़ गए। शिवसेना शासित बीएमसी सोनू सूद के जुहू स्थित रिहायशी इमारत पर है। बीएमसी का कहना है कि सोनू सूद ने इस इमारत को होटल में तब्दील कर दिया। लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की मदद कर रहे मसीहा बने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीएमसी ने अभिनेता सोनू सूद पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने बीएमसी की अनुमति के बिना जुहू स्थित 6 मंजिला आवासीय इमारत को एक होटल में तब्दील कर दिया। बीएमसी ने 4 जनवरी 2020 को जुहू पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। बीएमसी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक सोनू सूद ने जुहू के एबी नायर रोड स्थित शक्ति सागर नाम की इमारत को होटल बना दिया। ऐसा करने से पहले उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई अनुमति नहीं ली। इसके आधार पर बीएमसी ने जुहू पुलिस से कहा कि अभिनेता सोनू सूद पर महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ सोनू सूद का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है। सोनू सूद का यह कहना था कि उनके पास बीएमसी की अनुमति थी। वह सिर्फ महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहे थे। सोनू सूद का यह भी कहना है कि MCZMA की तरफ से महामारी के चलते अनुमति नहीं मिल पा रही थी। होटल का निर्माण महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रहने के लिए किया गया था। अगर अनुमति नहीं मिलती तो वे इसे वापस इमारत में तब्दील कर देंगे। दरअसल अक्टूबर 2020 में बॉलीवुड अभिनेता इस नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अभिनेता को कोई राहत नहीं दी गई थी। इसके बाद सिविल कोर्ट ने सोनू सूद को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था। इस अवधि के बीत जाने पर भी वे स्वीकृत योजना के मुताबिक परिवर्तन और परिवर्धन को रिस्टोर नहीं कर पाए थे। इसके बाद बीएमसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बीएमसी की शिकायत पर अब सोनू सूद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। सोनू के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन अगर सोनू इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो इस रिहायशी बिल्डिंग पर भी बीएमसी धावा बोल सकती है। तो इस मामले में सोनू सूद को पहला नोटिस पिछले साल 27 अक्टूबर को दिया गया था। उस समय सोनू को 1 महीने के अंदर जवाब दाखिल करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद इसी साल 4 जनवरी को दोबारा बीएमसी की तरफ से उस इमारत का जायजा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक सोनू ने और ज्यादा अवैध निर्माण करवा लिए हैं और नोटिस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, पर सोनू सूद की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में पूरे केस को समझने के लिए एक्टर की तरफ से सफाई का आना जरूरी है। वैसे सोनू सूद के अलावा इस समय कंगना रनौत संग भी बीएमसी की काफी तल्खी बनी हुई है। ये रिश्ते और ज्यादा खराब तो इसलिए हो गए क्योंकि हाल ही में सिविल कोर्ट में कंगना रनौत को एक बड़ा झटका लगा। उनके खार वाले घर को अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया। वहीं एक्ट्रेस के खिलाफ बीएमसी के नोटिस को जायज ठहराया गया। अब एक्ट्रेस हाई कोर्ट का रुख करने जा रही हैं। वैसे सोनू सूद का इस विवाद में फंसना उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। कोरोना काल में अपने काम से जिस एक्टर ने लोगों के दिल में मसीहा वाली जगह बना ली, उनका यूं कानूनी केस में फंसना मुश्किलों को बढ़ाने वाला होगा। इस पर एक्टर के फैंस कैसा रिएक्ट करते हैं उस पर भी सभी की नजर रहेगी, क्योंकि सोनू सूद के लाखों फैंस हैं। द रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।